जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइनॉरिटी राइट्स इन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो माइनॉरिटी जो ग्रुप्स होते हैं, माइनॉरिटी के जो लोग होते हैं, जो कम तादाद में होते हैं, उनके क्या राइट्स होते हैं? सबसे पहले तो देखें, जो माइनॉरिटीज़ राइट्स हैं ना, ये भी एक ह्यूमन राइट्स का हिस्सा है। ह्यूमन राइट्स के हवाले से जितने भी डिक्लेरेशन है या माहदे हैं, एग्रीमेंट हैं, ट्रीटीज़ हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, वहाँ पे आपको जो माइनॉरिटी में जो लोग होते हैं उनके राइट्स का बारे में ज़रूर ज़िक्र किया जाता है। और कहा जाता है जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनके उनकी जो राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। अब ये माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी जगह पे कोई ऐसे लोग जो तादाद में कम हों, यानी मज़हब के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, कौमियत के हिसाब से। मिसाल के तौर पर आप यूके में रहते हैं और आप मुसलमान हैं, तो वहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा लोग हैं। तो आप मुसलमान कम तादाद में हैं, तो वहाँ पे मुसलमानों को कहा जाएगा कि यार ये माइनॉरिटी में है। इसी तरीके से नेशनैलिटी की बुनियाद के ऊपर भी माइनॉरिटी के ग्रुप्स होते हैं। आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे जो है ना, ज़्यादातर लोग अमेरिकन हैं, लेकिन कुछ लोग इंडियंस हैं, कुछ लोग पाकिस्तानी हैं, कुछ लोग बांग्लादेश के हैं। तो ये सारे जो लोग हैं वो क्या कहलाएंगे? ये माइनॉरिटी लोग कहलाएंगे। इसी हवाले से लैंग्वेज के ऊपर भी होता है कि मिसाल के तौर पर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है ना इंग्लिश या फ्रेंच के अंदर बात करते हैं, लेकिन वहाँ पे पंजाबी में बात करने वाले लोग बहुत ही कम हैं। तो वो जो पंजाबी में जो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं लोग, उनको हम क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। ठीक है जी। सो माइनॉरिटी का मतलब है कि ऐसे लोग जो तादाद में कम हैं, उनके इंटरेस्ट और उनकी ज़रूरतों को प्रोटेक्ट रखा जाए, ये भी ह्यूमन राइट्स का एक अहम जुज़ है। ठीक है ना? सो ह्यूमन राइट्स जहाँ पे इंसानी हकूक़ की बात करता है, लोगों की बात करता है ओवरऑल, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी में जो लोग रहते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर, उनके बारे में भी ज़रूर बात करता है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं कि ये जो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, इसके बुनियादी प्रिंसिपल्स क्या हैं? यानी कि जब हम माइनॉरिटी के लोग जो तादाद में कम हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं, तो बुनियादी किन असूलों की बात करते हैं? सबसे पहले तो ये करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि यार उन लोगों को प्रोटेक्शन दी जाए कि वो आराम से एग्जिस्ट करें, वो रहें, यानी कि हमने उनको मारना नहीं है, उनको यहाँ से भगाना नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ किसी किस्म की तफरीक या फ़र्क नहीं रखना, उनको अपने जैसा ही समझना है। जो हम एजुकेशन हासिल करते हैं, हमने उनको वही एजुकेशन देनी है। जो हम जॉब करते हैं, जिस तरह हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब के अंदर, वही अपॉर्चुनिटी हमने उनको देनी है। ये नहीं देखना कि यार अच्छा यार, मिसाल के तौर पर अगर आप अमेरिका में रहते हैं, तो अमेरिका के लोग जो है ना आपको ज़्यादा लिफ्ट ना दें, आपको सैलरी कम दें क्योंकि जी आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, ये नहीं चलेगा। ठीक है? यानी आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जाएगी। दूसरा ये कि आपकी जो भी कल्चरल और रिलीजियस और लिंग्विस्टिक राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट रखा जाएगा। यानी कि आप अगर इंडियन हैं और आप अमेरिका में रहते हैं, तो फिर आपका जो अपने कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं, आप उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने मज़हब के ऊपर अमल कर सकते हैं, और अपनी जो लैंग्वेज के हवाले से जो राइट्स हैं, आप वो भी कर सकते हैं। यानी अगर आप 2 लोग हैं, आपस में अमेरिका में रहते हैं कुछ लोग, वो पंजाबी आपस में यानी कि बात करना चाहते हैं पंजाबी के अंदर, तो आपको ये राइट दिया जाएगा कि यार ये आपको कि आप बात करें, क्योंकि ये आप बीइंग अ माइनॉरिटी, ये आपका राइट है। इसके अलावा पार्टिसिपेशन इन अ पब्लिक लाइफ, यानी कि आपको पूरा मौका दिया जाएगा कि आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करें। देखें, बहुत सारे जो देश हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं। जैसे इंडिया के अंदर जो हिंदूज़ हैं वो मेजॉरिटी में ज़्यादा हैं, तो मुसलमान, क्रिश्चियन, दूसरे लोग जो है ना माइनॉरिटी में। इसी तरीके से पाकिस्तान में मुसलमान जो है ना वो मेजॉरिटी में हैं, तो हिंदूज़ और क्रिश्चियन दूसरे लोग जो है ना वो माइनॉरिटी में। तो माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, और हर जगह कहीं न कहीं जो माइनॉरिटी में जो लोग रहते हैं उनके साथ कहीं न कहीं ज़्यादतियाँ होती रहती हैं। ठीक है ना? उनको वो जो है ना उस तरह से उनको ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह मेजॉरिटी के लोग होते हैं, और वो बेचारे हमेशा खौफ और हरास में रहते हैं, परेशान रहते हैं, अंडर प्रेशर रहते हैं। तो इस हवाले से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहते हैं कि यार जो माइनॉरिटी में जो लोग रहते हैं आपके यहाँ, आपने उनको भी उसी तरीके से डील करना है जिस तरह आप अपनी मेजॉरिटी के लोगों को डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरा ये कि माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको एज ए कलेक्टिव तौर पर ट्रीट करना है। ये नहीं है कि सिर्फ एक माइनॉरिटी के बंदे को आपने राइट्स दे दिए, बाकी को नहीं दिए, ये नहीं है। आपको उन्होंने उनको ओवरऑल आपको राइट्स देने हैं। ठीक है जी? तो ये कोर प्रिंसिपल्स हैं माइनॉरिटी के राइट्स के हवाले से। अब इसकी ज़रा ब्रीफ हिस्ट्री देखें, वैसे तो बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन थोड़ा सा शार्ट करके बताता हूँ।
19वीं सदी के शुरुआत में जब कांग्रेस ऑफ वेना हुआ था, तो वहाँ पे ये हुआ था कि जो ज्यूज़ थे और जो पोलैंड से लोग रहे, यानी कि पोलैंड के जो लोग थे, उनके जो माइनॉरिटी में थे, वो यूरोप में रहते थे, तो बड़े इश्यूज़ चल रहे थे। तो उस हवाले से ये कांग्रेस बुलाई गई थी 1814 के अंदर, और उसके बारे में ज़िक्र किया गया कि यार ये जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं, कम तादाद में ज्यूज़ और पोलिश, इनको जनाब थोड़े से राइट्स दिए जाएँ। इसके अलावा फिर कांग्रेस ऑफ पेरिस हुई थी 1856 के अंदर। वहाँ पे जो ज्यूज़ और क्रिश्चियन जो ऑटोमन एम्पायर में रहते थे, वहाँ पे जो ऑटोमन एम्पायर था, वहाँ पे जो मुसलमान थे, वो आपको पता है मेजॉरिटी में थे। जो ज्यूज़ और क्रिश्चियन लोग थे, वो माइनॉरिटी में थे। तो उस हवाले से उन्होंने कहा कि ज्यूज़ और क्रिश्चियन को उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरह मेजॉरिटी में जो मुसलमानों को जो हकूक़ दिए गए हैं, वहाँ पे वो नहीं दिए गए। तो उस हवाले से भी यहाँ पे इन्होंने कांग्रेस यानी कि एक मीटिंग बुलाई। इसके अलावा कांग्रेस ऑफ बर्लिन हुआ था, वहाँ पे भी जो ज्यूज़ थे, जो रोमानिया, सर्बिया, बुल्गारिया में रहते थे, और उनकी जो है ना उनके जो माइनॉरिटी के राइट्स हैं उसके ऊपर बात की गई थी, लेकिन वो भी उसका इतना कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद हंगरी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी माइनॉरिटी राइट्स लॉज बनाए गए थे 1849 और 1867 के अंदर। यानी तो ये पुरानी हिस्ट्री है। तो जहाँ जहाँ पे भी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके राइट्स के बारे में हमेशा बात की गई है, ठीक है ना। लेकिन डबल स्टैंडर्ड भी हमें नज़र आता है बाज़-औक़ात, ठीक है ना, कहीं जगहों पे। तो ये एक अलग चीज़ है, डिबेट है। लेकिन जो भी माइनॉरिटी में लोग रहते हैं, उनको हमेशा किसी न किसी किस्म की जो है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना होता है। उनको हमेशा जो है ना नज़रअंदाज किया जाता है, उनको तअस्सुब का निशाना बनाया जाता है। कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है, कहीं पे भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ चलती आई आ रही है। तो इस हवाले से फिर इंटरनेशनल लेवल पे जब ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात की जाती है, तो वहाँ पे जो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं, उसके ऊपर भी ज़रूर बात की जाती है और फोकस किया जाता है, जो माइनॉरिटी में लोग रहते हैं, उनको आप प्रोटेक्शन दें। अच्छा जी, इसके अलावा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी 1919 से लेकर 1920 तक। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जो नई-नई रियासतें वजूद में आ रही थी, उनको कहा कि जी आप अपने इलाकों में जो है ना, जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको आपने प्रोटेक्शन देनी है, उनके राइट्स के बारे में बात की करनी है, ठीक है? और साथ में उन्होंने कहा, लेकिन उसके बावजूद भी ये जितनी भी माहदे हुए थे, लोगों ने जो सुपर पावर्स ने उसको इतना इग्नोर किया, उतना उसको फॉलो नहीं किया। उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएनए चार्टर बना, तो उन्होंने फिर याद करके, यानी यूनाइटेड नेशन ने फिर याद करके जनाब जो माइनॉरिटी के राइट्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो अपने जो चार्टर था, मैनिफेस्टो था, उसके अंदर लिखा और बताया। अच्छा जी, उसके बाद फिर अब तक बहुत सारी ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज़ बन चुकी हैं, और यूनाइटेड नेशन का जो मैकेनिज़्म है, अभी तक जो है ना माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते आ रहा है, ठीक है ना। अभी हमने यानी बहुत सारे ऐसे, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, इसके अलावा इंटरनेशनल कवेनेंट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जो राइट्स हैं, यहाँ पे हर जगह पे जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके हकूक़ के बारे में बात की जाती है। अच्छा जी, अब इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कौन-कौन से रूल्स, रेगुलेशन या ट्रीटीज़ या लॉज़ मौजूद हैं माइनॉरिटीज़ के हवाले से। सबसे पहले कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। जनाब, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी, तो उसके बाद ये एक ट्रीटी साइन की गई थी, और जिसमें कहा गया था जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ठीक है जी। उसके बाद इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, आईसीसीपीआर, इसका जो आर्टिकल 27 है, वो यही कहता है कि यार किसी भी मुल्क के अंदर अगर कोई लोग माइनॉरिटी में हैं, अपने एथनिक की बुनियाद के ऊपर, अपने मज़हब की बुनियाद के ऊपर, उनकी अपनी लैंग्वेज की बुनियाद के ऊपर, तो उनको आपने पूरा मौका देना है कि वो अपनी लाइफ को, अपने कल्चर को एंजॉय कर सकें, अपने मज़हब पे यानी कि अमल कर सकें। उनको हर लिहाज से आपने प्रोटेक्शन देनी है। इवन कि वो अपनी अगर लैंग्वेज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपने उनको इस्तेमाल करने दे रही है। तो यानी आर्टिकल जो 27 है ना हमारा आईसीसीपीआर का, वो जनाब माइनॉरिटी के राइट्स के हवाले से बात करता है। इसके अलावा जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशल डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ था, ये भी जो कन्वेंशन आया था, तो इसके अंदर भी जितनी भी जो रियासतें थीं, हुकूमतें थीं, उनको पाबंद किया गया कि जनाब आप भी अपने मुल्कों में जनाब जो भी माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको ख़त्म की जाए। जो माइनॉरिटीज़ में लोग रहते हैं, जो कम तादाद में लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब या लैंग्वेज से उनका ताल्लुक़ है, आप उनको प्रोटेक्शन दें। उसका जो आर्टिकल 2 है, वो रियासतों को मैंडेट करता है, पाबंद करता है कि आप इस तरह की मैय्यज़ या एक्शन लें, ताकि जो रेशल डिस्क्रिमिनेशन है, नस्ल की बुनियाद के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन है, और ये ख़त्म की जाए, और सबको जनाब जो है ना कानून के सामने इक्वालिटी इंश्योर करनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज़, जनाब ये एक कन्वेंशन बनाया गया था, ये काउंसिल ऑफ यूरोप ने बनाया था, यूरोप के अंदर। तो ये भी ज़्यादा फोकस करते हैं कि जहाँ-जहाँ पे भी जो माइनॉरिटीज़ में लोग रहते हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए। उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका जो कल्चर है, उनका लैंग्वेज है, वो प्रिज़र्व रहे, उसको आपने डैमेज नहीं करना। अगर वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो करने दें। अगर वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो करने दें। उनकी जो आइडेंटिटी है, उसको हमने ख़त्म नहीं करना, उनको वैसे का वैसे ही रहना है।
ठीक है जी। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड राइट्स फ्रेमवर्क भी हैं, जैसे एलजीबीटी राइट्स हैं, ठीक है, योगा करता प्रिंसिपल्स। ये इंडोनेशिया का एक शहर है, तो वहाँ पे एक ह्यूमन राइट्स के ग्रुप्स आपस में मीटिंग की थी 2006 में। उसके बाद उन्होंने एक प्रिंसिपल बनाया, एक डॉक्यूमेंट बनाया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि वो लोग जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी का जिनका इशू है, यानी जो अपने आप को एलजीबीटी ग्रुप में फॉलो करते हैं, यानी कि वो अपने आप को लेस्बियन समझते हैं, जो अपने आप को गे समझते हैं या बायसेक्सुअल या ट्रांसजेंडर हैं, तो उनके राइट्स के ऊपर भी बात की गई थी और इसको ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने भी इंडोर्स किया है। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी राइट्स हैं, यानी वो लोग जो डिसेबल हैं, उसके हवाले से भी एक कन्वेंशन बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि जो डिसेबल लोग होते हैं ना, जो माजूर लोग होते हैं, उनको भी बाज़ औक़ात किसी माशरे के अंदर माइनॉरिटी में ही कंसीडर किया जाता है, तो उनके राइट्स के ऊपर भी बात की जाती है, उन्होंने एक कन्वेंशन बनाया गया है। इसके अलावा जो इंडिजीनियस पीपल हैं, वो लोग जो मकामी हैं, अब जैसे अमेरिका में ना जो नेटिव अमेरिकन लोग हैं ना, वो बेचारे पता नहीं ख़त्म ही हो गए हैं, यानी उन नेटिव अमेरिकन को वो राइट्स नहीं दिए गए जो बाहर से इमिग्रेंट करके आए। आपको पता है कि अमेरिका में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो बाहर से आए हुए हैं, यानी कि साउथ अफ्रीका के लोग आए हुए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे रहते हैं, यूरोप के लोग रहते हैं। जो नेटिव अमेरिकन वहाँ पे जो लोग रहते थे, वो तो अब आटे में नमक के बराबर हैं, बल्कि शायद ख़त्म ही हो गए। तो जनाब ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 169 ने कहा था कि यार जो इंडिजीनियस और ट्राइबल लोग हैं, जो मकामी लोग हैं वहाँ के, जो शुरू से हज़ारों सालों से एक इलाके में रहते हैं और वहाँ पे इमिग्रेंट ने जाके कब्ज़ा कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उन जो इंडिजीनियस लोग हैं, उनका जो है ना, उनके राइट्स की भी बात की जाए, क्योंकि अब वो बेचारे माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का भी एक डिक्लेरेशन मौजूद है, जो इंडिजिनस लोगों की राइट्स की बात करता है, और ये 2007 में आया था। अच्छा जी, अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। एक तो यूनाइटेड नेशन है, उसका ह्यूमन राइट्स काउंसिल और यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये मॉनिटर करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं कि कहीं पे जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं, उनके राइट्स की जो है ना, वो उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही। इसके अलावा काउंसिल ऑफ यूरोप है, उसकी एक एडवाइजरी कमेटी है ऑन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज़, और एग्जामिन करते हैं कि लोग जो है ना, यूरोप के अंदर माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लोग प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं करते, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो माइनॉरिटीज़ को राइट्स देते हैं या नहीं देते। अच्छा जी, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स जो मैकेनिज़्म है, वो भी इस्तेमाल होता है, वो तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू करते हैं, जो रिपोर्ट जमा कराते हैं स्टेट, तो उसमें ये फोक देखते हैं कि इस मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ में लोग रहते हैं, उनको वो राइट्स दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एक स्पेशल किस्म के रिपोर्टर्स, एक्सपर्ट्स अपॉइंट करते हैं, और उनके ऊपर ये ड्यूटी होती है कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जाके विजिट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ में लोग रहते हैं, उनको राइट्स दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे। इसके अलावा जो रीजनल सिस्टम्स हैं, अब जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोप की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सारे यूरोपियन कंट्रीज मेंबर्स हैं, तो वहाँ पे भी एक मैकेनिज्म बनाया गया है कि वहाँ पे यूरोप में जितने भी माइनॉरिटीज़ में लोग रहते हैं, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनके राइट्स की बात की जाए। इसके अलावा जो अफ्रीकन यूनियन है, ये जनाब अफ्रीका में जितने भी देश हैं, वो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी अफ्रीका में जो भी माइनॉरिटी में लोग रहते हैं डिफरेंट देशों के अंदर, मुल्कों के अंदर, उनकी भी जो है ना माइनॉरिटीज़ और उनके राइट्स और उनके जो है ना उनके राइट्स और हकूक़ के लिए बात की जाती है, तो उन्होंने भी अपना एक मैकेनिज़्म बनाया है वहाँ पे। अच्छा जी, इस हवाले से कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। एक तो ये है कि यार ये जो डेफिनेशन है ना माइनॉरिटी की, ये अभी तक कोई इंटरनेशनल कोई डेफिनेशन ऐसी मौजूद नहीं है जिसके ऊपर सब राज़ी हो जाएँ। अब ये वेरी करता है, ठीक है ना? कहीं पे कुछ लोग माइनॉरिटी में हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, तो लोग कहते हैं कि यार ये तो माइनॉरिटी में नहीं, ये तो बहुत सारे पावरफुल हैं, बहुत कम तादाद में, लेकिन ये बड़ी-बड़ी पोज़ीशंस के ऊपर हैं, ये सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, ये जुडिशरी के अंदर बैठे हुए हैं, ये जनाब आर्मी के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इसीलिए माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो आज तक क्लियर नहीं हो सकी, यानी कोई भी मुत्तफ़िक डेफिनेशन मौजूद नहीं है। इवन कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो तो ये कहते हैं कि यार ये जो वर्ड है ना माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी क्या होता है? जब आप किसी को माइनॉरिटी बोलते हैं तो ऑलरेडी आप उसकी तौहीन कर रहे हैं कि भाई तुम माइनॉरिटी में हो, यानी तुम हम तादाद में ज़्यादा हैं, तुम तादाद में कम हो। जब आप ये किसी को वैसे भी बोलते हैं तो वैसे भी एक नेगेटिव जो ना एक मैसेज जाता है, वो बंदा वैसे बेचारा अंडर प्रेशर और वो एहसास कमतरी में चला जाता है कि भाई मैं तो माइनॉरिटी में। तो इसीलिए बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ये माइनॉरिटी बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा जी, दूसरा ये है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के जो राइट्स हैं उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए। हमने कहीं पे देखा है कि माइनॉरिटीज़ के ज़्यादा राइट्स होते हैं, जो मेजॉरिटी में होते हैं उनको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई जाती। इवन कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो माइनॉरिटी में लोग हैं उनको उस तरह ज़्यादा, यानी कि किन किन जगहों पर ज़्यादा उनको राइट्स दिए जाते हैं, और जो बेचारे वहाँ के मकामी लोग हैं जो मेजॉरिटी में, उनको वो लिफ्ट नहीं दी जाती, ठीक है ना। अब ये चीज़ देखी जाती है, लेकिन
लेकिन कहीं पे माइनॉरिटी को बिल्कुल राइट्स नहीं दी जाती और मेजॉरिटी वाले वहाँ पे बड़े डाढ़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो इनके अंदर जो गैप है ना, वो बड़ा जो है ना, उसके ऊपर बहुत सारे लोग कंट्रीज़ काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। सारी बातें जब आप किसी माइनॉरिटी ग्रुप को जो है ना राइट्स देते हैं, ये करते हैं, तो वहाँ के जो मेजॉरिटी के लोग होते हैं वो ज़्यादातर एतराज़ भी उठाते हैं और उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं और बड़ी ये एक कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकता, किसी और दिन इंशाल्लाह डिटेल में इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडाइस, बाज़ औक़ात जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनके खिलाफ तअस्सुब बरता जाता है, उनको बुरी नज़र से देखा जाता है कि तुम तो भाई माइनॉरिटी में हो, तुम तो ये लोग हो, उनकी लैंग्वेज का मजाक उड़ाया जाता है, उनकी मजहबी अकायद का मजाक उड़ाया जाता है। तो ये भी हमको हमको देखना पड़ता है। तो इस वजह से किसी माशरे में जो माइनॉरिटी में लोग होते हैं ना, ज़्यादातर बेचारों को वो राइट्स मिलते नहीं, वो छुपते फिर रहे होते हैं कि यार किसी का हम हाथे न चढ़ जाए। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी एक डिफरेंट है। इस वजह से कुछ चैलेंजेस इश्यूज़ अभी भी मौजूद हैं माइनॉरिटी के राइट्स के हवाले से। ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि जहाँ पे भी माइनॉरिटी में लोग रहते हैं वो बिल्कुल जनाब खुशहाल हैं, उनको हर किस्म के राइट्स दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी, कहीं पे माइनॉरिटी राइट्स अच्छे दिए गए हैं, माइनॉरिटीज़ वाले बड़े खुश हैं, कहीं पे बेचारे वाले ये इतने परेशान हैं कि मत पूछें। ठीक है, सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक। तो ये है माइनॉरिटी के राइट्स के हवाले से मैंने बात की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने आपको बता दी, थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी बता दी। ठीक है, और इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो भी बता दिए। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।